हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नेम देख सकते हैं आप लोग, नैदानिक पोषण और आहारिकी। नैदानिक पोषण क्या होता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में क्या है, जैसे कि हम होता है डाइट, अपने कुछ भी हमें डाइट के बारे में फॉलो करना होता है। हम मोटे हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डाइटिशियन के पास जाते हैं, पूछते हैं हमें क्या लेना चाहिए डाइट में। या कोई डिज़ीज़ हो गई, हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, वहाँ डॉक्टर हमें क्या बताते हैं कि आपको ये चीज़ें खानी है डाइट में, इन चीज़ों को फॉलो करना है। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको शुगर नहीं खाना है, या जो भी चीज़ें होती हैं वो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। वही क्या होता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स होता है। आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या महत्व है, इसकी क्या भूमिका है, विशेषज्ञ की, जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ होते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन क्या होता है? भोजन क्या है? जो चीज़ें आप खाते हो, खाने के बाद जो आपके शरीर के अंदर पचता है, वही आपका क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। जैसे कि डेफिनेशंस देख सकते हो। इसकी डेफिनेशन देखिए, वे सभी तरह या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है। क्या करते हो? जो खाते हो, उसे पचाते हो, आपका शरीर ही उसे क्या करता है? अवशोषित करता है। उसके बाद जो आप वर्क करते हो, उसी से आपको एनर्जी मिलती है। एक्टिविटीज़ कैसे करते हो? जो आप खा रहे हो उसके द्वारा आपको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। भोजन में एक और डेफिनेशन है, देख सकते हो। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग क्या कहलाता है? पोषण। पोषण और भोजन वही चीज़ है आपका, न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो पोषक तत्व, जो हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते वक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि हम कौन से पोषक तत्व अपने भोजन में कर रहे हैं। जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, हमारे भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स शामिल होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर डाइट कहलाएगा आपका। अपर्याप्त पोषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? अपर्याप्त पोषण, यदि आप सही ढंग से भोजन नहीं कर रहे हो, या ज़्यादा फैटी चीज़ खा ले रहे हो, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटी, मतलब जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें यदि आप एक चीज़ की मात्रा बहुत अधिक कर दोगे, ओवर लिमिट कर दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा? आपके बॉडी पे कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो क्या होते हैं साइड इफ़ेक्ट? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है। क्या होती है? यदि हम प्रॉपर डाइट अपने भोजन में नहीं लेते हैं तो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। घाव को भरने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। यदि कोई आपका कटपीट हो जाए तो वो जो चीज़ें भरनी है जल्दी समय से नहीं भर पाती, क्योंकि हम उन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं जिनसे वो चीज़ें जल्दी से भर जाएं। दवाइयों का प्रभाव कम होता है। विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है, तथा नियमित रूप से ऐसी स्थिति में बने रहने के कारण व्यक्ति और अधिक जटिल बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। इसमें आप धीरे धीरे क्या हो सकते हो? छोटी बीमारी होंगी, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे हो जाती हैं, जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं अपने भोजन में। और यदि लेते हैं तो क्या होता है? यदि हम पर्याप्त पोषण लेते हैं अपने भोजन में तो क्या होता है कि हमारा शरीर एकदम फिट रहता है, हम कोई भी वर्क कर लेते हैं, हम थकते नहीं, हमें कोई बीमारियां जल्दी नहीं होती, कोई भी बीमारी हमारे शरीर को जल्दी संक्रामक बीमारी अटैक नहीं करती, संक्रमण से बचाव होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी हम बचते हैं। उचित पोषण बीमारी के दौरान तथा उसके बाद रोगी को उससे उबरने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ बीमारियों में पोषण, रोग की व्यवस्था और उपचार में भी प्रमुख भूमिका पोषण निभाता है। अब नैदानिक पोषण के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या था? पर्याप्त पोषण के दुष्प्रभाव क्या हैं और इसके हमें फ़ायदा क्या है। यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपने भोजन में लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स और डिसमेरिट्स। अब है हमारा नैदानिक पोषण और आहारिकी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जो हमारा चैप्टर का मेन नाम है, उसके बारे में ये क्या होता है। ठीक है, पोषण की विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नैदानिक पोषण कहते हैं। जो बीमारी के समय जो हम चीज़ें खा रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है? नैदानिक पोषण। जैसे कि आपको लूज मोशन हो गया या पेट खराब हो गया तो आप कैसा भोजन लोगे उस समय?
आपको खुद है कि आप हल्का भोजन लोगे, लाइट भोजन, जैसे कि खिचड़ी वगैरह आपके घर में आपकी मम्मी आपको दलिया बना के देती हैं। क्यों देती हैं? ताकि आप उनको, जो ऐसे ही पहले से आपकी तबीयत सही नहीं है, पेट खराब है, तो ताकि उसे खाओ तो पेट, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है भाई। कुछ आपकी तबीयत खराब है तो एनर्जी भी आपकी डाउन है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो खाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको लाइट भोजन लेना चाहिए होता है। व्यक्ति के खाने अथवा निगलने की क्षमता में भी इसी नैदानिक पोषण को हम क्या कहते हैं? चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं, बीमारियां तथा उनके उपचार किसी भी व्यक्ति की पोषण स्थिति को विभिन्न प्रकार से भी प्रभावित कर सकती है। जैसे कि व्यक्ति के खाने और निगलने की क्षमता में कमी आ सकती है। भाई हमें कभी होता है गले में प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज़ चबाने में दिक्कत आ रही है, दांत में दिक्कत हो तो हम लिक्विड चीज़ लेते हैं, सॉफ्ट चीज़ें लेते हैं। व्यक्ति के पाचन और शोषण अथवा उपाचय के साथ साथ उत्सर्जन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब इसके महत्व क्या है नैदानिक पोषण के, देख लेते हैं। नैदानिक पोषण और आहारिकी के महत्व क्या है? वो अब इस सोच सकते हो, जब हमारी बॉडी जैसा खाना मांगे यदि हम वैसा लेंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा, हमें एनर्जी मिल सकती है, हमें बीमारियों से लड़ने की थोड़ी और क्षमता मिल सकती है। शरीर में पोषण की कमी के कारण यदि कोई शारीरिक क्रिया प्रभावित होती है तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाने पर शरीर की अन्य क्रियाएं भी प्रभावित होने लगती हैं। भाई कोई हमें दिक्कत है तो उसके साथ हमारे दूसरी बॉडी में भी दिक्कतें आने लगती हैं। नैदानिक पोषण रोगी के बीमारी के अनुरूप उसके पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है। जो नैदानिक पोषण है क्या है? यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे हम किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं, उसी पर ये मेन केंद्रित होता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, जैसे कि वृद्धजन, जिन्हें पोषण संबंधित देखभाल, परामर्श तथा उचित आहार संबंधित मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता होती है। भाई कुछ लोग नहीं समझते हैं कि उन्हें इस बीमारी में कौन सी चीज़ें लेनी है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट भी बहुत जो चीज़ें नहीं खानी उसे भी खाते हैं। तो ऐसे में उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? देखभाल और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। व्यावसायिक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी देखभाल के लिए एक व्यवस्थित तथा औचित्यपूर्ण विधि के अनुरूप काम करते हैं, जो व्यक्ति मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होता है। अतः यह विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय आहार सुझाने के अतिरिक्त बीमारियों के रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में, ये जो नैदानिक पोषण होता है क्या करता है, किस में बढ़ावा देता है? बीमारियों की रोकथाम करता है और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के कारण बहुत से असाध्य और गंभीर बीमारियों में शरीर क्रियात्मक उपाचय गड़बड़ी संबंधी नई नई वैज्ञानिक जानकारियां भी सामने आई हैं, जिसकी सहायता से क्या हो रहा है? पोषण मूल्यांकन की नई नई विधियां विकसित हुई हैं और ये विधियां क्या हो रही हैं? अपनाई भी जा रही हैं। नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के कारण विभिन्न पोषक और पादप रसायनों जैव सक्रिय पदार्थ की भूमिका के विषय महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई हैं। तो ये इसके क्या हैं? महत्व हैं, आवश्यकताएं हैं नैदानिक पोषण की। अब मूलभूत कुछ संकल्पनाएं क्या हैं? प्रत्येक आहार विशेषज्ञ नैदानिक चिकित्सक की प्रमुख कार्य किसी रोगी को पोषण संबंधी सलाह देने तथा तकनीकी सूचना के आधार पर उसे आहार संबंधित दिशा निर्देश सलाह देना होता है। भाई कोई बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर क्या देगा? आपको दवाइयाँ भी देगा, दवाइयों के साथ और क्या देता है? एक डिसीजन, एक सलाह देता है कि आपको ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी है। इसके अतिरिक्त वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भी भविष्य के लिए अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने और स्वस्थ रहने के लिए भी मदद करते हैं। भाई जो डाइटिशियन हैं या जो डॉक्टर हैं वो हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं और हमसे कहते हैं कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है ताकि आपके फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कतें ना आ सकें। आजकल पोषण और आहार चिकित्सा का अधिकतर उपयोग मरीजों के स्वास्थ्य में संपूर्ण सुधार के लिए भी किया जाता है। आजकल पोषण और आहार चिकित्सा का अधिकतर हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं? मरीजों के जो स्वस्थ है उसको सुधार करने के लिए करते हैं। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? मरीज की भोजन संबंधित आदतों में ध्यान रखते हुए ही आहार सूची तैयार करना चाहिए। भाई किस प्रकार का रोगी है,
भाई जैसे कि बीपी का पेशेंट है तो उसे सोडियम के बारे में सोचना पड़ता है, उसे नमक कितना खाना है, कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हमें डाइटिशियन बताते हैं। बीमारी की स्थिति को सुधारने में या उसे नियंत्रण रखने में के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन। भाई जो खाता है, यदि पहले जो खाता था यदि उसे बीमारी के बारे में पता चल रहा है तो वो उन चीज़ों को उसे अवॉइड करना पड़ेगा। पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। दीर्घकालिक बीमारियों की स्थिति में आहारीय उपाचय द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में, जैसे कि कुछ बीमारी थोड़े समय की होती हैं, फीवर वगैरह जैसे कि है, वॉमिटिंग, तो उसमें, या बड़ी जो लॉन्ग टाइम डिजीज़ हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है। मरीज को निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित करना। अब इसके लिए काउंसलिंग होती है, उनकी कक्षाएं भी लगती हैं, ताकि आप अपने जो आपको भोजन निर्धारित किया गया, आहार निर्धारित किया गया है, उसे आप ईमानदारी से फॉलो कर सकें, ईमानदारी से वही चीज़ें खाओ। एक आहार विशेषज्ञ को मरीज द्वारा भोजन को स्वीकार्यता तथा भोजन उपभोग पर बीमारी के प्रभाव का भी आंकलन करना चाहिए। इसके कुछ निम्न कारकों को ध्यान रखना चाहिए। क्या चीज़? पोषण तनाव, भोजन की स्वीकार्यता, मानसिक तनाव, चिकित्सीय आहार की स्वीकार्यता, ये सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं किसी बीमारी में पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है। जो पोषण देखभाल है इस एक ग्रुप में है, एक ग्रुप समूह के रूप में होता है, जो हमें उसे फॉलो पूरे हर तरीके से, जैसे पोषण तनाव नहीं लेना चाहिए, मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए, भोजन जो हमें करना है उसके लिए स्वीकार करना चाहिए कि हमें ये चीज़ें खानी है, जो हमें डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उनकी बातों को भी ध्यान देना चाहिए। पोषण स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, पोषण समस्याओं का निदान किया जाता है। इससे पोषण संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वरीयता के आधार पर आहार सूची भी तैयार की जाती है। अब पोषण संबंधित देखभाल प्रक्रिया किन के लिए अपनाई जाती है? ये जो प्रक्रिया होती है किन के लिए अपनाई जाती है? पोषण संबंधित देखभाल प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए अपनाई जाती है। अब पोषण संबंधित जो प्रक्रिया है, देखभाल प्रक्रिया, ये तो किसी के लिए हो सकती है, किसी बीमारी व्यक्ति के लिए, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी डाइट फॉलो करता है तो डाइटिशियन के पास जाता है, किसी के लिए हो सकती है। इसलिए किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो स्वस्थता निरोग केंद्र कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, एक गर्भवती महिला के लिए या वृद्ध व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, निजी चिकित्सकों के क्लिनिक में इलाज कराने वाले व्यक्तियों के लिए भी होता है, या किसी भी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए भी क्या होता है, पोषण संबंधित देखभाल प्रक्रिया जरूरी होता है। डॉक्टरी पोषण और आहार का अध्ययन व्यवसायी प्रोफेशनल को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। कौन से होते हैं डॉक्टरी पोषण के? किसको सक्षम बनाता है? जीवन चक्र के सभी स्तरों को पोषण संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त आहार योजना, जो भी डाइटिशियन होते हैं उन्हें एक जीवन चक्र के अकॉर्डिंग पोषण आहार तैयार करना चाहिए, आहार योजना बनानी चाहिए। बीमारी की स्थिति में मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जातीय, सामाजिक, आर्थिक, पसंद नापसंद इत्यादि को ध्यान में रखते, भाई उसे पसंद है क्या नहीं, कौन सी साल, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ों को, अब कितना कमाता है भाई उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, भौतिक दशा कैसी है, बीमारी की स्थिति क्या है, इस तरीके से जो डॉक्टर है उनकी एक आहार सूची बना सकते हैं। अस्पतालों या किसी विशेष संस्था में भर्ती मरीजों या ब्रह्मा रोगियों के लिए ऐसी आहार योजना बनाने में, ताकि वह जल्द से जल्द रोगों से उबर सकें। अब भाई वो इन डाइट का भी फॉलो करते हैं तो जल्दी से जल्दी उन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। अब पोषण मूल्यांकन क्या होता है? पोषण मूल्यांकन क्या है? जिसके द्वारा किसी रोगी की वर्तमान पोषण स्थिति और उसकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारण। पोषण मूल्यांकन क्या होता है? जिसके द्वारा किसी रोगी की वर्तमान पोषण स्थिति और उसकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं का निर्धारण रोगी के मानव वित्तीय एवं शारीरिक माप, जांच के लैब आंकड़ों तथा आहार्य विधियों के आधार पर किया जाता है। पोषण मूल्यांकन क्या है? व्यक्ति का भाई वेट कितना है, उसकी जांच की जाएगी, लैब कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बाद उनका पोषण मूल्यांकन किया जाता है कि उन्हें ये चीज़ें लेनी है अपने भोजन में।
किसी व्यक्ति के पोषण मूल्यांकन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। रोगी का स्वस्थ आहार, इससे पहले मैंने बता दिया। उसके इतिहास की पूरी पीछे क्या हुआ है, उससे कौन सी बीमारी हुई है, ये भी जानकारी लेनी होती है। रोगी के मानव वित्तीय माप की, भाई उनका कौन सी हर चीज़ का एक माप होता है, वो लेना चाहिए। रोगी की विभिन्न जांचों के लैब आंकड़े, मतलब कोई जो टेस्ट करा रखे हैं उनके अकॉर्डिंग में। पोषणहीनता के प्रमुख तत्वों और हीनताओं के कारण होने वाले भावी जोखिमों का पता संबंधी सभी क्रियाएं किसको करनी होती है, पोषण मूल्यांकन में करनी होती है। ये चीज़ें आवश्यकता होती हैं जब हम किसी रोगी व्यक्ति का पोषण मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें डॉक्टर की भूमिका क्या है बता दिया है मैंने, ये बता दिया। अब है डॉक्टरी पोषण विशेषज्ञ तथा आहारीय विशेषज्ञ द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ मूलभूत शब्द कौन से हैं। आहार के प्रकार, अब जो हम आहार देते हैं रोगी को वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो कौन से हैं। ऐसे आहार जिसमें पौष्टिक तत्व तथा उचित मात्रा में व उचित अनुपात में हो तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वही क्या कहलाते हैं, हमारे बैलेंस डाइट फूड, संतुलित आहार, जो जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हो और जो हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता को पूरी करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। आहार संशोधन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। किस प्रकार से हम आहार में संशोधन, कुछ चेंज ला सकते हैं। जो भी आहार होता है हम उसमें कुछ भी ना कुछ चेंज करके आहार संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि रोगी को दिए जाने वाले आहार की संख्या, रोगी को दिए जाने वाले आहार की संख्या में परिवर्तन करके, जैसे पहले हम जो 2 टाइम खाते थे उसको थोड़ा थोड़ा करके, चाहे हम आधी रोटी खाएं कई बार में भी उसे हम डिवाइड कर सकते हैं समय में। भोजन की सघनता अर्थात रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप रोगी को तरल, अर्ध तरल, कोमल या सामान्य आहार दिया जा सकता है। अब जिस प्रकार का रोगी है उस प्रकार की हम उसमें सघनता कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। रोगी के ऊर्जा उपभोग में आवश्यकता अनुसार कमी अथवा वृद्धि करके, जो हम उसमें कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं कि रोगी को कितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करके, जैसे कि ऑपरेशन के उपरांत रोगी को अधिक प्रोटीन देना जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर कम। जैसे होता है कि एक ऑपरेशन, रोगी की ऊर्जा उपभोग में आवश्यकता अनुसार कमी अथवा वृद्धि करके कितनी ऊर्जा उसे लेनी है। जैसे और एक चीज़ मैंने बताया कि ऑपरेशन के उपरांत रोगी को अधिक प्रोटीन देना, जबकि ऑपरेशन गुर्दा किसी का ख़राब हो जाता है तो हम उसे कम प्रोटीन देते हैं। ऐसी सारी बीमारियों में होता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, सोडियम नमक के उपभोग में कम करने की सलाह दी जाती है। जबकि जो निम्न रक्तचाप के होते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं, उन्हें कम नमक का उपयोग करना होता है। जो निम्न होते हैं उन्हें अधिक नमक का उपयोग, स्थिति में सोडियम युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन को प्राथमिकता देने के लिए कहा जाता है। ठीक है। भोजन की सघनता में किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हो। रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप आहार की सघनता निम्न रूप से परिवर्तित की जा सकती है। पहला क्या है, तरल आहार के रूप में। तरल आहार में जैसे कि ऑपरेशन के तुरंत बाद या ज्वर में, वमन अथवा तीव्र अतिसार की स्थिति में हमें रोगी को कैसा भोजन देते हैं, एकदम लिक्विड आहार देते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं। जैसे कि फटे दूध का पानी, नींबू पानी, उबली हुई सब्जियों का पानी, जो भी लिक्विड जूस वगैरह है ये हम दे सकते हैं व्यक्ति को। जब बहुत तेज़ फीवर हो या लूज़ मोशन, अतिसार हो गया हो या ऑपरेशन हुआ हो किसी का, तो हम उसे लिक्विड चीज़ें दे सकते हैं। अर्ध तरल आहार कब दिया जाता है, पाचन संबंधित रोग होने की स्थिति में, जब उससे कोई चीज़ें पच नहीं रही हो तो हम क्या देते हैं उसे, हल्का खाना, हल्का भोजन, दलिया, खिचड़ी वगैरह देते हैं। इन्हें भी चबाने की आवश्यकता नहीं होती अर्ध तरल को। ये जैसे कि उबली व मछली सब्जियों का गाढ़ा सूप या दाल अथवा उबला हुआ अंडा, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। कोमल आहार में क्या आ जाता है, यह आहार तब दिया जाता है जब रोगी की स्थिति में कुछ सुधार होता है परंतु पाचन तंत्र ठोस आहार को पचाने में असमर्थ होता है। कोमल आहार में रेशे अनुपस्थिति या मुलायम होने के कारण रोगी इसे आसानी से पचा लेते हैं। जो सॉफ्ट आहार होते हैं, सॉफ्ट डाइट होता है,
वो रोगी क्या करता है, सॉफ्ट है, उसमें कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, तो वो उन चीज़ों को आराम से पचा लेता है। तो उस समय ये आहार दिया जाता है। जब रोगी की स्थिति में क्या आ जाता है, कुछ सुधार, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है, जैसे कि ऑपरेशन के हम दूसरे दिन या तीसरे दिन से ये सॉफ्ट डाइट में दे सकते हैं, जैसे कि सूजी की खीर, उबले मसले हुए आलू, केला वगैरह दे सकते हैं। सामान्य आहार, जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो हम उसे सामान्य आहार देना शुरू कर देते हैं। अब भोजन देने के तरीके, भोजन देने के 2 तरीके होते हैं। भोजन देने के तरीके मतलब कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति खाने की हालत में नहीं है, उसे मुंह के द्वारा नहीं खाया जा सकता है, तो हम उसको 2 तरीके से भोजन दे सकते हैं। पहला क्या है, नली के द्वारा भोजन देना। नली के द्वारा भोजन देना। दूसरा क्या है, अंतशिरा से भोजन देना। नली के द्वारा भोजन खिलाने में पोषण युक्त संपूर्ण भोजन नली द्वारा रोगी को दिया जाता है, नली के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है। और दूसरा क्या है, अंतशिरा। ये देखिए फोटो भी लगी हुई है ना, अंतशिरा जो हम ग्लूकोज के द्वारा चढ़ा के देते हैं या ब्लड चढ़ा के। तो ये क्या है, ये विधि होती है। यह विधि अंतशिरा संभरण की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। हालांकि यह विधि तभी अपनाई जाती है जब रोगी जठरांत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा हो और व्यक्ति को जो कुछ नली के माध्यम से खिलाया जाता है वो पच ना रहा हो, पचा लेता हो, तभी यह चीज़ें या नली द्वारा हम या अंतशिरा द्वारा भोजन देते हैं। जबकि अंतशिरा संभरण विधि में रोगी के पोषण विशेष विलयनों के रूप में दिया जाता है, जिन्हें रोगी के नसों में ड्रिप के माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है। अब इसके लिए तो आशा करती हूँ जो आज मैंने टॉपिक बताया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। इसका एक टॉपिक रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।